जल्दी नजदीकी सिनेमा घरों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। आज हम बात करेंगे ईद उल अजहा 2026 पे रिलीज की जाने वाली पाकिस्तानी फिल्मों पर। और हम ये देखेंगे कि जी पाकिस्तानी फिल्में जो ईद उल अजहा पर रिलीज की जा रही हैं उनमें कौन सी फिल्म जो टीजर के हवाले से अब तक हमने जो देखा है वो कैसा लग रहा है कि वो किस तरह की होंगी। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर खताब खान साहब। और उमर खताब खान साहब सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट हैं और सीनियर फिल्म क्रिटिक भी हैं। और बहुत बहुत मौके ऐसे होते हैं कि जिसपे बहुत सारे जो इनके तज्जिए होते हैं वो बहुत सारे दुरुस्त भी निकलते हैं, और चंद सिवाय ऐसी भी हैं जो गैर मामूली हो जाते हैं, यानी आप अंदाजे कुछ लगाते हैं और फिर वो कुछ का कुछ हो जाता है। तो ये जो फिल्म है ये इसी का नाम है कि जी आप अंदाजे कुछ लगाएं, उससे हटके भी हो जाता है। लेकिन जो एक अच्छा तजिया निगार होता है वो हमेशा कोशिश यही करता है कि जी 70 to 80% आपको इस बारे में बताएं। तो उमर साहब, आज बताएं कि आज हम बात कर रहे हैं ईद उल अजहा की फिल्मों के हवाले से। गो के ईद उल फित्र 2026 पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से बहुत अच्छा गया है, यानी आग लगे बस्ती ने वाकई आग लगा दी और बहुत अच्छा बिजनेस किया वर्ल्ड वाइड भी, और पाकिस्तान में स्पेशली बहुत अच्छा बिजनेस किया। और जो नबील कुरैशी के जो शागिर्द हैं या असिस्टेंट थे या उनको ये कहें कि जी उन्होंने नबील कुरैशी की फिल्म उनके साथ की, वो बहुत आगे नजर आए और खास तौर पर बिजनेस में तो बहुत आगे चले गए हैं। तो ईद उल अजहा पे जो फिल्में रिलीज की जा रही हैं तो उसमें टीजर तो तीनों फिल्मों के आ चुके हैं। आपके ख्याल में बताइए कि जी उसमें क्या उसकी जो है वो यानी दर्जा क्या होगा, स्टेप्स क्या होंगे, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे कौन कौन सी फिल्में आ सकती हैं। जी, सबसे पहले तो मैं नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और जैसा कि शाकिर भाई ने अपने इंट्रो में बताया कि फ़िल्म के बारे में हमारे जो तज्ज़िये हैं वो अक्सर जो है गलत यूँ भी साबित हो जाते हैं, क्योंकि फ़िल्म के बारे में कहा जाता है कि फ़िल्म एक जुआ है। फ़िल्म बिज़नेस के बारे में अमूमन इस्तिलाह यही इस्तेमाल की जाती है कि जिस तरह सट्टा बाज़ार में कोई चीज़ कन्फ़र्म नहीं होती, इसी तरह फ़िल्म के कारोबार में भी कोई चीज़ हतमी नहीं होती। और हमने देखा माज़ी में फ़िल्मी तारीख़, हॉलीवुड की मिसाल ले लें, बॉलीवुड की मिसाल ले लें या लॉलीवुड की मिसाल ले लें, तो यहाँ बाज़ ऐसी फ़िल्में भी चली हैं जिनके बारे में आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। गैर म्यारी फ़िल्मों की मैं बात कर रहा हूँ कि गैर म्यारी फ़िल्मों ने बाज़ म्यारी फ़िल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये काम ऐसा है कि इसके बारे में आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ़िल्म की रिलीज़ जो होती है बाज़ दफ़ा हालात से भी उसका ताल्लुक होता है, रिलीज़ डिस्ट्रीब्यूशन से भी उसका ताल्लुक होता है, मुल्क के अमूमी हालात भी बाज़ दफ़ा असरअंदाज़ हो जाते हैं फ़िल्मों की रिलीज़ पर। ख़ैर हम ईद की रिलीज़ेज़ पे आते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता ईद उल फ़ितर पे जो फ़िल्में रिलीज़ हुई उनमें आग लगे बस्ती में ने वाक़ई रिकॉर्ड तोड़ा, और सारे रिकॉर्ड बल्कि मौला जट के बाद ये दूसरी फ़िल्म बनी है जिसने 100 करोड़ का हदफ क्रॉस किया है। तो इस ईद पे जो फ़िल्में रिलीज़ होने जा रही हैं ईद उल अज़हा पे, उनमें से 4 फ़िल्में अनाउंस हुई थीं इस ईद के लिए, जिनमें से एक फ़िल्म जो है खान तुम्हारा, वो इस मुकाबले की दौड़ से बाहर हो चुकी है। जो बाकी 3 फ़िल्में बची हैं उनमें शाकिर भाई ने रेटिंग का पूछा है, तो मेरे ख़्याल में जो 3 फ़िल्में मुकाबले पर हैं, तो उसमें अगर मैं नंबर 1 कहूँ टीज़र की हद तक, जो टीज़र ने जो इम्पैक्ट छोड़ा है, उसमें ज़ोंबीद का नाम शाकिर भाई मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। और बल्कि मैं आपसे पूछूँगा, मुझे लगता है कि ज़ोंबीद एक ऐसी फ़िल्म है जो कि एक नया जॉनरा है पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से। तो आपको ट्रेलर कैसा लगा? जी उमर भाई, मुझे तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है। और नबील कुरैशी का अगर मैं जाती तौर पे ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, जब नामालूम अफराद से फिर आगे हम एक्टर इन लॉ आई, फिर उसके बाद बीच में एक उनकी हल्की फिल्म गई लोड वेडिंग, फिर उसके बाद कायद आजम जिंदाबाद, नामालूम अफराद 2,
तो सबके ही टीजर हमेशा बहुत ही जबरदस्त रहे। ये क्योंकि थोड़ा सा मुख्तलिफ सी लग रही है, मुनफरिद लग रही है, और इस तरह की फिल्में हम हॉलीवुड की ये फिल्में हम देखा करते थे और सिनेमा जाके खास तौर पर ये फिल्में देखते थे। तो इसमें एक जो चार्म मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि ये फिल्में जो है वो फैमिलीज भी देखेंगी, यानी घर का एक बच्चा जिद करेगा कि जी मैंने सिनेमा जाना है, और जब एक बच्चा जिद करता है तो साथ में वो दूसरे भी जो बच्चे बड़े होंगे वो बड़े भी साथ जाते हैं, यानी एक घर से अगर 5 लोग भी आए तो आप कैलकुलेट कर लें, यानी फैमिलीज आएंगी। और फिर आजकल का जो बिजनेस है वो इसी तरह है कि जब फैमिलीज आती हैं तो मुझे लग रहा है आग लगे बस्ती में की कामयाबी की वजह भी फैमिलीज थी, क्योंकि वो फिल्म फैमिली ऑडियंस को पसंद है। और जैसे कि शाकिर भाई ने कहा कि इस फिल्म में बच्चों के लिए खास अट्रैक्शन है, और जब बच्चे जिद करें और कोई फिल्म बच्चों को भा जाए तो फिर पूरी फैमिली को देखना वो फिल्म जो है मजबूरी बन जाती है। तो ज़ोंबी की जो खास बात है वो यही है कि जो ज़ोंबी का जॉनरा है, एक हॉरर कॉमेडी का जॉनरा पाकिस्तान में पहली दफ़ा किया गया, इस पर फिल्म बनी है। तो नबील कुरैशी इस हवाले से हमेशा वो मुनफरिद काम करते आए हैं, तजर्बात करते आए हैं, और इस दफ़ा भी लगता है कि उनका ये तजर्बा कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन जो जिस बात से मैं डरा हुआ हूँ कि अभी रिसेंटली जो फिल्म एक आई थी हमारे यहाँ, एक बड़ी अच्छी पंजाबी फिल्म थी, बिन्नू ढिलोन हमारे पंजाबी सिनेमा का, इंडियन पंजाबी सिनेमा का बड़ा नाम है, उनकी एक फिल्म आई थी ज़ॉम्बी लैंड, पिछले साल आई थी 2025 में। वो बहुत म्यारी फिल्म थी और बहुत अच्छी बनी हुई फिल्म थी, उसमें म्यूज़िक भी था, उसमें कॉमेडी भी आउट क्लास थी, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्म वर्ल्ड वाइड डिज़ास्टर साबित हुई। और पाकिस्तान में भी मेरी, जैसे अभी हम इंट्रो में जिक्र कर रहे थे कि बाज़ दफ़ा आपकी पेशन गोइयाँ यूँ गलत साबित होती हैं कि उस फिल्म के बारे में मेरा ये ख्याल था कि ये कम से कम पाकिस्तान में 30 से 40 करोड़ का बिजनेस करेगी, लेकिन उसका बिजनेस 8 से 10 करोड़ भी नहीं हुआ और वो फिल्म डिज़ास्टर साबित हुई। तो इस फिल्म के हवाले से जो थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यही हैं कि ये फिल्म कहीं तजर्बा जो है, तजर्बा ज़रूरी नहीं कि हमेशा कामयाब हो, वो तजर्बात नाकाम भी होते हैं। लेकिन फ़हद और महविश की जोड़ी के हवाले से शाकिर भाई आप क्या कहेंगे? देखें उमर भाई, फहाद मुस्तफ़ा और महविश हयात, ये इनकी एक समझ लें कि लकी जोड़ी है, मैं समझता हूँ इनके लिए, हमारे नबील कुरैशी के लिए। नबील कुरैशी की आप फिल्म देखेंगे, जैसे एक्टर इन लॉ थी, उस फिल्म को देखते हुए जैसे ही वो टाइम गुजरता था और जब फिल्म खत्म होती थी तो लगता था कि अभी 15 मिनट और होने चाहिए थे, और बहुत खूबसूरत दोनों का काम था। अच्छा, इसी तरह से उनकी दूसरी जो पहली फिल्म थी उसमें एक ही गाना था महविश हयात का, तो महविश हयात नामालूम अफराद वन में, नामालूम अफराद वन में, और नामालूम अफराद वन के बाद ही फिर महविश हयात को इन्होंने कास्ट किया। और कुछ लोग लकी होते हैं, और फहाद मुस्तफ़ा भी और महविश हयात दोनों जो है वो इनके लिए लकी हैं। लेकिन हीरोइन के बारे में इतलात जो है, हो सकता है ये ठीक है नहीं है, लेकिन इस फिल्म में पहले कोई और हीरोइन थी? जी, इस फिल्म में पहले दुर्रे फिशा को कास्ट किया गया था, कास्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतलात यही है कि दुर्रे फिशा ने गालिबन मुआवजा इतना मांग लिया, मुआवजे के बाद जो उनका प्रोटोकॉल था, बाकी चीज़ें जो उन्होंने डिमांड्स की, वो प्रोड्यूसर की पहुंच से दूर थी, प्रोड्यूसर वो अरेंज नहीं कर सकते थे, या उन्हें शायद लगा कि वो शायद दुर्रे फिशा के जो टेंट्रम है या उसका जो प्रोटोकॉल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर फाइनली महविश हयात को इस फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। लेकिन शाकिर भाई, आपने जो कहा कि लकी रही है महविश हयात और फहद की जोड़ी बॉक्स ऑफिस के लिए भी और नबील के लिए, लेकिन लोड वेडिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? लोड वेडिंग जो थी इसी जोड़ी की फिल्म थी। देखें, लोड वेडिंग, एक तो नबील कुरैशी का कमाल यह है कि उनकी कोई फिल्म अगर हल्की भी जाती है तो कहीं ना कहीं वो किसी प्लेटफॉर्म पे वो लाकर उसकी वो कॉस्ट निकाल लेते हैं और पूरी कर लेते हैं। लेकिन उसकी वजह फहाद मुस्तफ़ा और ये नहीं थे। माजरत के साथ वो जो डॉक्टर आमिर लियाकत, जो हमारे बहुत अच्छे एंकर थे, अल्लाह पाक उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, बहुत अच्छे एंकर थे, लेकिन शायद वो फिल्मी एक्टर नहीं थे। पूरा उसमें आधा यानी आधा जो पोर्शन था
इंटरवल के बाद वो इतना तवील उन्होंने किया कि वो उस फिल्म की नाकाम फिल्म तो मैं नहीं कहूंगा लोड बेडिंग को, लेकिन शायद उतनी हिट नहीं हो सकी, और शायद नबील कुरैशी का वो तजुर्बा कामयाब नहीं था डॉक्टर आमिर लियाकत वाला, कि जी वो डॉक्टर आमिर लियाकत को उन्होंने दिखाया कि मतलब उनकी पैरोडी दिखाई, यानी डॉक्टर आमिर लियाकत एक्टर थोड़ी थे कि जी उनकी वो पैरोडी कर रहे थे। तो बहरहाल उस वजह से वो फिल्म अच्छी नहीं गई। और कायदे आजम जिंदाबाद आप देखें, एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन उसमें गो के मायरा खान थी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि दुर्रे फिशा भी जो है वो अफसोस करेंगी इस फिल्म की सुपर हिट होने के बाद, वो अफसोस करेंगी कि काश अगर मैं ही होती इस फिल्म में तो बहुत अच्छा होता। तो मेरा तो दिल यही कह रहा है। लोड बेडिंग का आपने जैसे सही कहा कि उसकी बुनियादी वजह यही थी कि स्क्रिप्ट शायद उस म्यार का नहीं था, जो नबील कुरैशी से कहीं चूक हो गई कि वो उन्होंने उस स्क्रिप्ट का इंतखाब किया, और जो स्क्रीन प्ले था वो आपने सही कहा कि वो उसमें पैरोडी और फार्मूले और इधर उधर की स्टेज टाइप की कॉमेडी उसमें शामिल करने की कोशिश की, जो कि उनका स्टाइल नहीं है। तो जहां वो अपने स्टाइल से हटे। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि ज़ॉम्बीज़ का जो जॉनरा है ज़ॉम्बी मूवीज़ का, इसमें पाकिस्तान में पहले भी एक कोशिश 2007 में हो चुकी थी, जब हमारे यहाँ डिजिटल सिनेमा नहीं आया था। तो उस दौर में एक डिजिटल फिल्म बनी थी ज़िबा खाना के नाम से, 2007 में एक फिल्म आ चुकी है। लेकिन उस दौर में चूँकि हमारे पास मल्टीप्लेक्सेस की तादाद कम थी और फिल्म की उस तरह की रिलीज़ नहीं हो सकी, गो कि ये कोई इतनी बुरी फिल्म नहीं थी, लेकिन उस दौर में इस फिल्म को वो तवज्जो नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से ये फिल्म कहीं लोगों को याद भी नहीं है। लेकिन बहरहाल नबील कुरैशी की जो फिल्म है ज़ॉम्बीज़, ये एक प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है, और इसके जो वीएफएक्स हैं, इसका जो स्पेशल इफेक्ट्स का काम है, वो इतना गैर मामूली है, जो कि हमें टीज़र की हद तक मुतासिर करता है, जिसकी पड़ोसी मुल्क में भी तारीफ की गई है कि एक इस तरह की म्यारी फिल्म हमारे सामने आ रही है। एक और सवाल जो इस फिल्म के हवाले से हो रहा है, जिस पे लोग तनकीद भी कर रहे हैं, फिल्म की तमाम खूबियाँ एक तरफ, लेकिन जो फिल्म का टाइटल है वो ज़ॉम्बीज़, जो कि हम समझ रहे थे कि शायद फिल्म का टाइटल कुछ और होगा, लेकिन टीज़र पोस्टर जब रिलीज़ किया गया तो उसमें ज़ॉम्बीज़ का नाम देख के हमें लगा कि शायद ये ईद से रिलेट करने के लिए नबील ने इस फिल्म का ये नाम रखा है। लेकिन मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है, पाकिस्तानी ऑडियंस जो है, मैंने अमूमन ये तजर्बा किया है कि हमारी ऑडियंस जो है वो आसान टाइटल जिनकी अदायगी बहुत आसान होती है, उनसे ज़्यादा रिलेट करती है। अब मैं शाकिर भाई से पूछूंगा कि वो टाइटल के हवाले से जो क्या मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो उससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं? जी, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जिस वक्त इसका पोस्टर आया था पहला, तो उस वक्त ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या फिल्म का नाम क्या है। और ये जो ज़ॉम्बीज़, अब बहुत सारे लोगों ने ना अपने अपने हिसाब से पढ़ा। एक मेरे एक दोस्त है, उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी, उसमें लिखा था ज़ॉम्बी ईद। जी बिल्कुल, ज़ॉम्बी ईद को अलग कर दिया, ईद को अलग कर दिया था। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ ज़ॉम्बीज़। तो बल्कि मैंने उमर भाई आपसे पूछा भी था, मैंने कहा उमर भाई ये क्या है, ज़ॉम्बीज़ है या ज़ॉम्बी ईद है? तो आपने कहा नहीं जी, ज़ॉम्बीज़ है। तो ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बात है, आसानी से जबान पे चढ़ने वाला टाइटल नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। और फिर नबील कुरैशी की एक मर्तबा और मैं बात करूं कि नबील कुरैशी की जैसे नाबालिग अफराद थी, जो लास्ट उन्होंने बहुत ही, एक तो कम बजट की वो फिल्म थी, लेकिन वो कम बजट में भी बहुत अच्छा बिजनेस कर गई, और उनकी फिल्म किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे वो चल जाती है। और नबील कुरैशी की बस आखिरी बात करा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। नबील कुरैशी एक तो बैठने वाले डायरेक्टर नहीं है, वो हैं, उनकी प्रोड्यूसर हैं फिजा अली मिर्जा, फिर इनकी जो टीम है, यानी नबील साहब और फिजा, आप यकीन कर लें कि मैं इस पूरे 5-6 सालों में या 8 सालों में मेरी सिर्फ 2 ही मरतबा नबील कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, वो भी इनके ऑफिस में, एक मरतबा इंटरव्यू पे और एक मरतबा एक और मरतबा जब मैं गया था। जब भी मैं इनके ऑफिस जाता हूं पता चलता है वो नहीं है, वो बाहर हैं या कुछ। ऐसा नहीं है कि जी हमारे बहुत सारे लोगों की तरह वो मना करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मसरूफ होते हैं, अपनी फिल्म बना रहे होते हैं और खामोशी से काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिल्म डायरेक्टर भी हैं लेकिन किसी ब्यूटी पार्लर पे भी नजर आ रहे हैं, कहीं टिकटॉक बना रहे हैं, कहीं खेतों पे जा रहे हैं, कहीं जो है वो खाना बना रहे हैं। ये वाला काम नबील कुरैशी नहीं कर रहे हैं। तो आप देखें वो सुपर हिट है, क्योंकि नबील कुरैशी फिल्म बनाने की तरफ
तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं, खाना बनाने की तरफ नहीं। और दूसरी बात है, वो साल में, हर साल में 1-2 फिल्में उनकी आ रही हैं और दे रहे हैं। बाज़, जैसे आपने मिसाल दी, हमारे पास दूसरे डायरेक्टर्स भी हैं, वो कम से कम उनकी फिल्में 2 से 3 साल लेती हैं बनने में। लेकिन नबील की खूबी ये है कि 4-4 साल भी हो जाते हैं। बिल्कुल, नबील की खूबी ये है कि अगर वो 4 से 6 महीने, 8 महीने प्री प्रोडक्शन पे लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो 40 दिन में, 50 दिन में वो फिल्म शूट करके, पोस्ट प्रोडक्शन करके उसे रिलीज कर देते हैं। जैसे कि ज़ोंबीद हमारे सामने बड़ी खामोशी से फिल्म स्टार्ट की उन्होंने, और बहुत रिकॉर्ड टाइम में, नाज़रीन, इतनी बड़ी प्रोडक्शन उन्होंने बड़े रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल करके इसको पोस्ट के मरहले तक पहुंचाया, और अब ये ईद पे लगने जा रही है। और कराची की जो फिर बात वो इधर उधर चली जाएगी कि लोग फिर मवाजना करते हैं ना कि कराची में जल्दी फिल्म बन जाती है, लग जाती है, वहां लाहौर में नहीं बनती, ये वो इस तरह वाली बातें। तो ये एक समझ लें कि ये एक रास्ता है, और ये जो दिखाया है हमारे नए डायरेक्टर्स ने, नदीम बेग साहब हैं, वजाहत रऊफ हैं, यासिर हैं, इन्होंने रास्ता दिखा दिया है कि देखें, जल्द अज जल्द फिल्म बनाएं, जल्दी मुकम्मल करें, जल्दी लगा। या ये जो बिलाल आतिफ है, जैसे वो नबील के यूनिट से जी 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 जी, क्या बात, यंग ब्रीड एक निकली है, और इस लड़के ने रिकॉर्ड टाइम में एक फिल्म बनाई और नबील के मेयार की फिल्म बना के दिखा दी। उसकी पहली फिल्म ने, नाजरीन, वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दी है, जो कि कई सीनियर डायरेक्टर्स उस रिकॉर्ड को छू भी नहीं सकते। 100 करोड़। बिल्कुल उमर भाई, और अब हम अगली फिल्म डिस्कस करते हैं। आपके ख्याल में आप बताएं कि कौन सी फिल्म होनी चाहिए, या आपकी नजर में कौन सी फिल्म है जो नंबर 2 पे आ सकती है बिजनेस के हिसाब से? अच्छा शाकिर भाई, मेरे हिसाब से तो दोनों फिल्में एक ही जैसी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लव दी सॉन्ग जो है वो कुछ बेहतर है साइको से, इसीलिए मैं इसे नंबर 2 पे रखूंगा, क्योंकि लव दी सॉन्ग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कराची, लाहौर दोनों सर्किट को कवर करेंगी। मैं बॉक्स ऑफिस की नाज़रीन बात कर रहा हूँ जी, हम जाहिर है बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई पैसा किसी पे ज्यादा लग गया है या कोई, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से, बॉक्स ऑफिस के हिसाब से हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि जो फिल्मों का जो फील आ रहा है, जो इनके टीजर की जो हाइप बनी है, उसके बाद हमें ये लगता है कि किस फिल्म को कितने शोज मिलेंगे। तो शोज के एतबार से जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़ोंबीद इस ईद पे सबसे ज़्यादा शोज लेने वाली है, जो उसके ट्रेलर की हाइप बनी है और जो उसकी मार्केटिंग ओवरऑल है, उसके मुताबिक पहले नंबर पर वो फिल्म रहने वाली है। दूसरे नंबर पर अगरचे ARY की फिल्म है लव दी सॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म, एक तो इमरान मलिक का ट्रैक रिकॉर्ड वो इस कदर शानदार नहीं है। उनकी पहली फिल्म जो थी तेरे बिन जिया ना जाए, वो सन 2002 के आसपास कहीं रिलीज और फ्लॉप फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने आज़ादी बनाई, लेकिन आज़ादी भी कुछ उस म्यार की, उस लेवल की, ना म्यार के एतबार से और ना बॉक्स ऑफिस के एतबार से वो कहीं रेट कर सकी वो फिल्म, जबकि ARY ही उसका बैनर था। इस फिल्म को भी ARY का बैनर हासिल है, लेकिन इस फिल्म की वो हाइप नहीं बन पाई, इसके टीजर ने वो हाइप क्रिएट नहीं की जो कि इस इदारे की दीगर फिल्मों की हम हाइप देखते हैं, या जैसे कि हमने छोटी ईद पे देखा, और उससे पहले हुमायूं सईद की फिल्में या फहद की फिल्मों की जो हाइप बनती है, वो इस फिल्म की नज़र नहीं आ रही। जैसे कि आग लगे बस्ती में ARY ने रिलीज की थी, लेकिन इस फिल्म में सब कुछ होने के बावजूद लव दी सॉन्ग में कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग है। और वो जो कहीं कुछ मिसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि स्टार कास्ट वो चीज़ है जो कि हमें शायद अपील नहीं कर रही, वो उस तरह का वो नहीं आ रहा। जैसे फरहान सईद जो है वो शायद अभी तक अपनी वो ऑडियंस नहीं बना सके, या अपनी मार्केट बॉक्स ऑफिस वर्थ नहीं बना सके, कि वो लोगों को इस फिल्म की तरफ अभी तक वो अट्रैक्ट नहीं हुआ। कि ईद सर पर आ चुकी है, लेकिन इस फिल्म की वो मार्केट में वो आवाज़ नज़र नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए। तो फरहान सईद इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं। मामिया शाह जाफ़र एक खूबसूरत इजाफा है स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे नाजरीन ने उनको देखा, वो इस फिल्म में एज अ फीमेल लीड के तौर पर आ रही हैं। इसके अलावा बाबर अली का नाम हम मिस कर गए, ज़ोंबीद में बाबर अली भी थे, इस फिल्म में भी बाबर अली शामिल हैं। तो अब मैं शाकिर भाई से पूछूंगा कि उन्हें टीज़र कैसा लगा। मुझे टीज़र अच्छा लगा है, बेहतर लगा है, लेकिन मैं इस फिल्म को तीसरे नंबर पे रखूंगा और साइको को दूसरे पे। ये मेरा अपना तजिया है ये, कि उसकी वजह यह है कि साइको मुझे लगता यह है कि बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, हर जगह उसकी बात हो रही है। आज मैं किसी जगह था, शायद किसी पंक्चर वाले की शॉप पे, यानी वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है फिल्म से, लेकिन वहां भी कोई बंदा था, वो बात कर रहा था वैसी पाकिस्तानी फिल्मों की, तो उसने कहीं मीरा का जिक्र किया, करे अच्छा वो साइको,
तो मैंने गौर से सुना, तो यानी वो साइको की कहने लगे कि हाँ वो आजकल उस फिल्म का बड़ा चर्चा चल रहा है, फिर वो भट्टी साहब वाला भट्टी साहब वाला लेकिन इंटरव्यू साइको की मुझे लगता है कि अब या तो प्रमोशन हो गई है या शान साहब की वजह से, लेकिन बहरहाल साइको मुझे लगता है कि वो नंबर अच्छा, 2 पे मुझे आई। लगता है आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि मुझे लगता है साइको शायद जो डिस्कस हो रही है अब वो शान से ज्यादा मीरा की वजह से डिस्कस हो रही आपके है। ख्याल में वैसे क्या कौन साइको होगा फिल्म में? यार शाकिर भाई, मुझे तो दोनों साइको लगते हैं, मुझे तो शान भी साइको लगता है, मीरा भी लगती है, और ये मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। फिल्म की, हाँ, हाँ, मैं फिल्म की बात फिल्म कर रहा हूँ में कि जाहिर है। टीजर देख के जो हमें लगा है वो उसमें टीजर से ये वाजे हो रहा है कि कहीं ना कहीं शान जो है इसमें लॉयर का किरदार कर रहे हैं, तो वो शायद इस साइको मीरा का मुकदमा लड़ रहे होते हैं। और हाँ, उसके बाद लगता है कि जो हमें टीजर ने कहानी बताई है उसे लगता है कि कहीं वो मीरा का मुकदमा लड़ते लड़ते उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं और वो फिर खुद भी साइको हो जाते हैं। तो मीरा में सलाहियत तो है कि जी वो टीजर में वो एक तरफ गोली चल रही है, फिर वो शान साहब बैठे हुए हैं परेशान, पहले उनको बहुत दिखाया यानी हैप्पी थे, उसके बाद फिर वो बहुत एंड ही में वही उनकी जी हालत है जी जी तो मीरा में मैं बता रहा हूँ कि ये सलाहियत तो है कि वो किसी को भी साइको कर सकती है। बिल्कुल ये मीरा में बात ये तो है, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी बात इस फिल्म में जो कि शान का जो कमबैक हुआ है लास्ट ईद पे, जो बुल्ला उनकी आई थी, बुल्ला गो के इतनी शानदार फिल्म नहीं थी, हालांकि उसको फिल्म अच्छा होना चाहिए था उस फिल्म को, लेकिन बदकिस्मती से उस फिल्म में ना कहानी थी ना उस फिल्म का कोई सर पैर था, और उसकी भी हाइप मार्केट में ज़्यादा क्रिएट की गई, वरना वो फिल्म का बिजनेस या क्वालिटी कोई किसी भी एतबार से वो फिल्म ऐसी नहीं थी कि हम उसे शान की फिल्म कह सकें। लेकिन इस फिल्म में एक तो असल जो पॉइंट है वो ये कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी खुद शान है, शान साहब तो हो सकता है कि शायद इस फिल्म पे उन्होंने ज़्यादा मेहनत की हो। और दूसरी जो अहम चीज़ नज़र आई है कि बुल्ला में भी वो ऐसा लगा है कि वो सलमान खान के अवतार में अपने आप को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और इस फिल्म का जो दूसरा टीज़र आया है जिसमें शान ने अपने आप को ही हाईलाइट किया, जो मेल टीज़र था शान का, उसमें अगर आप गौर करें तो शान का जो लॉयर वाला अवतार है जिसमें वो आए हैं, और उसकी जो पूरी कटिंग की गई है उस टीज़र की, वो पूरी सलमान खान वाले अंदाज में की है। उसमें जो शान का जो स्टाइलिंग की गई है वो भी शान की है, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी शान की है, और वो कैरेक्टर भी जो है वो इसी तरह का है जिस तरह के शान स्पाई मूवीज़ में, इंडिया की बॉलीवुड की फिल्मों में सलमान खान हमें करते हुए नज़र आते हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि एक तो उनको कहा, उन पे ये इल्ज़ाम भी है कि वो सलमान खान लगने की कोशिश करते हैं, या उनके अंदर कहीं न कहीं बिल्ट इन एक सलमान खान है, लेकिन उस कैरेक्टर का नाम भी मज़े की बात है, सलमान रज़ाक है। उस कैरेक्टर का नाम भी उन्होंने सलमान रज़ाक रखा है। तो बहरहाल, लेकिन हम स्विच करके आ गए साइको पे। साइको की बात मैं समझता हूँ कि थोड़ा बाद में हम करते हैं। पहले मैं लव दिस सॉन्ग पे बात करना चाह लव रहा दी सॉन्ग की हाँ। अच्छा जिस तरह आपने कहा, मैंने भी ये महसूस किया है कि ए आर वाई की जिस तरह दीगर फिल्में हैं, यानी उसकी एक हाइप बनी हुई होती है। पंजाब नहीं जाऊंगी चली तो उसकी प्रमोशन ऐसी चली कि ना रुक पाई, और लव गुरु अभी रिसेंटली, यानी वो फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको इतना ज्यादा उसकी प्रमोशन थी, नजर आ रही थी ए आर वाई पे। ये भी हो सकता है कि शायद ये ए आर वाई की अपनी फिल्म ना हो, इस पे उनका पैसा ना लगा हो, कुछ इस तरह का हो सकता है, ये तो बिल्कुल इसलिए वो कहते हैं कि भाई ठीक है बस रिलीज करनी है, उस तरह मेहनत नहीं, जैसी प्रमोशन होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही। अच्छा, ये तो शाकिर भाई इत्तेफाक है या हुस्न इत्तेफाक कह लें कि जो ए आर वाई की फिल्मों में जिनमें उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, जो हमें बज़ाहिर टाइटल में भी नज़र आती है, जिन प्रोडक्शन पे सलमान इकबाल का नाम होता है या जे का नाम होता है, वो फिल्में उनकी मार्केटिंग भी अच्छी होती है, उनकी प्लेसिंग जो होती है सिनेमाज में वो भी अच्छी होती है, उनको शोज़ भी अच्छे मिलते हैं, और वो फिल्में 80-80 करोड़ का बिजनेस भी कर जाती हैं। लेकिन जो फिल्में ए आर वाई एज अ डिस्ट्रीब्यूटर करता है, वो आप चाहे बाजी की मिसाल ले लें, चाहे आज़ादी की मिसाल ले लें, और भी ऐसी कई फिल्में हैं, इवन काफ कंगना की मिसाल ले लें, जी जी तो जबकि ये तीनों फिल्में इतनी बुरी नहीं थी, नहीं थी। काफ कंगना इतनी हाँ। बुरी नहीं थी, बाजी बहुत अच्छी फिल्म थी, और इसी तरह से जो आजादी थी आज़ादी ठीक थी, बिल्कुल। लेकिन दुरुस्त बिल्कुल आपका हाँ, ऐसी ये कई जो फिल्में हैं जो कि ए तजिया आर वाई बिल्कुल ने दुरुस्त दूसरे है। प्रोड्यूसर्स की रिलीज की हैं बतौर डिस्ट्रीब्यूटर, उनका वो बिजनेस नहीं रहा, तो शायद ये फिल्म भी मैं आपको बताऊं
कि लव गुरु से कहीं ज्यादा बेहतर साकिब मलिक की फिल्म बाजी थी। लव गुरु से कहीं बेहतर फिल्म थी। बिल्कुल, बाजी साकिब बहुत मलिक की क्लासिक बाजी फिल्म थी। बिल्कुल आपने अच्छी मिसाल दी कि बाजी तो वो बहुत आउट क्लास मूवी थी। मतलब वो तो हमें हैरानी इस बात पे हुई कि वो फिल्म फ्लॉप कैसे हो गई। फ्लॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जिस सतह की फिल्म जहां खड़ी हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, उसे कहीं आगे जाना चाहिए था, क्योंकि वो प्रॉपर फिल्म थी। अच्छा, वो इस एक और मिसाल फरहान सईद की जब हम बात करें तो टिच बटन भी AR भाई की डिस्ट्रीब्यूशन में एक फिल्म थी उनके पास, इसी फरहान सईद की फिल्म थी और अच्छी कास्ट क्रेडिट की फिल्म थी, एक म्यूजिकल फिल्म थी, लेकिन वो भी नहीं चल पाई। 2 साल पहले की बात है। तो अब फरहान सईद का जो पिछला रिकॉर्ड है वो कुछ इतना सक्सेसफुल नहीं रहे वो, तो अब हम नेक तमन्नाएं कर सकते हैं हमारी फरहान सईद के लिए, उस पूरी मामिया के लिए, और सबसे बड़ी इमरान मलिक के लिए, जो कि हमारे सीनियर लेजेंड डायरेक्टर परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि वो अपनी जगह बनाएं, और काश के इस दौर में कोई ऐसा फिल्म मेकर, क्योंकि उनमें वो परवेज मलिक साहब वाला अंग तो है कि उनकी फिल्में प्रॉपर सिनेमैटिक उसमें नजर तो आता है सिनेमा। आज़ादी की हम बात कर लें या तेरे बिन जिया न जाएगी बात कर लें, इस फिल्म के भी टीजर में हमें वो म्यूजिक, क्योंकि हमारी फिल्मों से म्यूजिक कहीं रुखसत हो गया है, इस फिल्म में आपको प्रॉपर म्यूजिक भी मिलता है, रोमांस भी मिलता है। इसमें आपको लाहौर की, नाजरीन, अंदरून लाहौर की लोकेशंस भी मिलेंगी। इसमें प्रॉपर लाहौर की ज़बरदस्त अक्कासी आपको मिलेगी। आपको एक अंदरून लाहौर का जो असल हुस्न है वो देखने को मिलेगा। लेकिन बहरहाल टीज़र की हद तक ये हमारा तज्जिया है कि वो कोई इतना इम्पैक्टफुल टीज़र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारी नेक तमन्नाएं इमरान मलिक और इस फिल्म की पूरी टीम के लिए। जी, मेरी भी जो इमरान मलिक साहब हैं उनकी पूरी टीम के लिए, उनके भाई इरफान मलिक साहब के लिए हैं, और मैं चाहता हूं, मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक थे परवेज मलिक साहब, उनकी फिल्में आज भी मैं यूट्यूब पे देखा करता हूं। हम यही चाहते हैं कि परवेज मलिक साहब का नाम आप लोग जिंदा रखें, और उसी तरह की फिल्में, यानी आज दौर चेंज हो गया लेकिन कम से कम उसी मेयार को बरकरार रखें, और जो परवेज मलिक साहब का खासा था। ये कहानी प्यार की भी है और जंग की भी। यहाँ दिल धड़कता भी है और सांस रुकती भी। फैसला कर चुका था, ना रुकूंगा ना झुकूंगा। जब मोहब्बत और मौत आमने सामने खड़े हो जाए ना, तो फैसला सिर्फ एक ही होता है, या तो कहानी मुकम्मल होती है या खत्म। तो अब चलते हैं हम अगली फिल्म यानी ईद उल अजहा 2026 पर। जो तीसरी फिल्म आपके ख्याल में उमर भाई वो कौन सी होगी जो बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़ेगी? जो अब तो एक ही फिल्म बची है जो मेरी नज़र में तीसरे नंबर पर और आपकी नज़र में दूसरे नंबर पर है, और जैसे मैंने आपको कहा कि इस रेटिंग में टॉप पे होती अगर खान तुम्हारा रिलीज हो जाती शाकिर भाई, तो मुझे लगता है वो फिल्म, उसके टीजर ने ही इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट छोड़ा था कि वो इन सारी फिल्मों को ख़राब कर सकती थी। तो या तो मैं समझता हूँ कि इन तीनों फिल्मों की खुशकिस्मती है, इन तीनों के लिए बेहतर हो गया शायद की खुशकिस्मती है, वरना मैं आपसे अक्सर डिस्कस भी करता था कि अगर ये फिल्म आ गई तो इसके मुकाबले में लगने वाली सारी फिल्में फारिग हो जाएंगी। तो अब वो किसी भी वजह से वो फिल्म डिले हुई है। जो हम तक इत्तलात पहुंची हैं वो ये है कि शायद जंगी हालात जो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक अदम इस्तेकाम की सिचुएशन है, उसकी वजह से सिनेमा बिजनेस भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो शायद इस वजह से इस फिल्म को डिले किया गया। एक और बात ये भी की जा रही है कि शायद पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क इसका कंप्लीट नहीं था इस फिल्म का, इसलिए ये फिल्म डिले हुई है। बहरहाल कोई भी वजह हो, ये फिल्म जब भी आएगी ये उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर राज करेगी। और हमारे बहुत सारे जो फिल्म बीन हैं शायद उनको, और मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट, जो फिल्म जर्नलिस्ट दोस्त थे, उनको भी शायद खान तुम्हारा के हवाले से अभी मालूम नहीं है कि वो कितनी बड़ी फिल्म है, किस लेवल की फिल्म है, कितना बड़ा उसका बजट है और कहां कहां वो रिलीज होगी। तो उसको अभी लोग, मैंने जो सुना है लोगों से, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन आपको क्योंकि सारा पता है उसकी प्रोडक्शन के हवाले से भी, तो वाकई खान तुम्हारा रिलीज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है ये तीनों फिल्में जो है इनको जगह मिल गई, ज्यादा बिजनेस, एक दूसरे से लड़ने का बेहतर मौका मिला। वरना अगर वो फिल्म आ जाती तो फिर इनको आपस में लड़ने का मौका भी ना मिलता। अब कम से कम यह है कि इन फिल्मों को आपस में कम्पीट करने का मौका मिलेगा। तो मेरी नज़र में साइको जो है, वो जो मैंने आपको कहा कि उसकी जो बुनियादी वजह उसको तीसरे नंबर पर रखने की, कि एक तो इस फिल्म की मार्केटिंग,
जो कि हमें बाकी दोनों फिल्मों की स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ज़ॉम्बी आप देख ही लेंगे, अभी तक उसका डिस्ट्रीब्यूटर कंफर्म नहीं हुआ और ख़बरें ये हैं कि वो शायद फ़िज़ा अली मिर्ज़ा अपने फिल्म वाला पिक्चर्स के तहत उस अपने इदारे से इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रिलीज़ करेंगी। अब इसका मीडिया पार्टनर कौन आता है और इसकी मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की जाती है, वो शायद आने वाले दिनों में हमें पता लगे। लेकिन दूसरी फिल्म लव दी सॉन्ग बहरहाल अपने ARY के बैनर से लग रही है। साइको के साथ मीडिया पार्टनर जियो है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि फिल्म की कास्ट और हाइप वो उस सतह की नहीं लग रही मुझे, जो कि शाकिर भाई को लगता है कि शायद ये फिल्म डिस्कस हो रही है। और उसकी बुनियादी वजह मीरा की वो गेम्स हैं, मीरा की वो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, जो कि वो इसमें मीडिया का जो सेंस है उनमें, कि उन्होंने अभी रिसेंटली इरशाद भट्टी के साथ एक जो पॉडकास्ट करके उसको कंट्रोवर्शियल बनाया, उससे फिल्म को बड़ा फ़ायदा हुआ कि एक पंचर वाला भी डिस्कस कर रहा है मीरा। तो वो फिल्म जो है, फिल्म का मैसेज हर आम लोगों तक पहुंच चुका है। अब तो खुदा करे कि ये लोग सिनेमा तक भी पहुंचे जो फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये ज्यादा जरूरी है उमर भाई। और मैंने ना फिल्म का कुछ पोर्शन देखा है। आपने देखी हुई है फिल्म? मैंने कुछ पोर्शन देखा है। सलमान भट्ट साहब जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, ख्वाजा राहत साहब, उन्होंने ये फिल्म जब लाहौर में मैं गया था तो वहां दिखाई। तो मैंने अंदाजा ये लगाया है कि फिल्म पे एक तो पैसा बहुत खर्च हुआ है। फिल्म की डायरेक्शन बहुत अच्छी, शान साहब की जो दीगर फिल्में थी उसमें बहुत ज्यादा अंधेरा अंधेरा हुआ करता था। वो मुझे अल्लाह बेहतर जानता है वो क्यों डार्क सा फील रखते हैं। हो सकता है वो हॉलीवुड फिल्मों से मुतासिर हों, लेकिन इसमें कहीं कहीं मैंने जो सीन देखे वो उजाले वाले ही थे सारे। तो वो बहुत अच्छे थे। फिर इसमें जो एक नया लड़का है तलत शाह, मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगा। अदनान भट्ट है, नैयर इजाज। तलत शाह के तो सीन देख के मैं दंग रह गया कि वो एक यंग जो लड़का है वो नेगेटिव रोल में उसने बड़ा खूबसूरत काम किया है। जावेद शेख साहब बहुत अच्छे लगे। और अगर तलत शाह का काम उसी तरह रखा गया जैसा है तो मैं कहता हूं कि तलत शाह एक बेहतरीन इजाफा होगा। यानी नेगेटिव किरदारों के लिए तलत शाह एक बेहतरीन इजाफा होगा। शब्बीर जान साहब अच्छे लगे हैं। और जो सबसे खूबसूरत बात होगी इस फिल्म की वो मीरा की एक्टिंग। देखें, अभी जिस तरह आपने कहा कि लगता है हो सकता है शान साहब फिल्म में नफ्सियाती हो, साइको हो, मैं कहता हूं कि मीरा होंगी। अब देखें ये फिल्म में पता चलेगा, लेकिन मीरा की जिंदगी की ये एक बड़ी फिल्म है और शाकार फिल्म। मीरा ने तो इस तरह के रोल काफी सारे किए हैं। खिलौना में उनका इसी तरह का किरदार था, फिर इंतहा में उस तरह का किरदार कर चुकी हैं। तो मीरा तो काफी एक्सपर्ट हो चुकी हैं। खोए तुम कहाँ में भी उनका इसी तरह का किरदार था। तो मीरा तो वाकई इतनी मंजी हुई एक्ट्रेस हैं, और इस तरह के कैरेक्टर्स में तो उनका कोई सानी ही नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक्ट्रेस तो वो बहुत बड़ी हैं। लेकिन और फिर उनके साथ शान है। तो उम्मीद है कि दोनों बड़े एक्टर्स जो है, हमें एक्टिंग के हवाले से तो बहरहाल एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। अब बाकी शान के डायरेक्शन के हवाले से तो हम तब बात करेंगे जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। और आप बता रहे हैं कि आपने तो आधे से ज़्यादा फिल्म देखी भी हुई है, लेकिन जब हम पूरी फिल्म नाज़रीन देखेंगे तो उसके बाद ही इस बारे में बात हो सकेगी। फिल्म की कास्ट में शान मीरा के अलावा सोनिया हुसैन भी एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। उनका भी बड़ा मजबूत कैरेक्टर है। और सोनिया हुसैन ने भी रिसेंटली दीमक में हमें उन्हें देखा, टिच बटन में भी वो थी। इसके अलावा दादल के नाम से गालिबन भी उनकी एक फिल्म आ चुकी है। तो वो सोनिया हुसैन भी बड़ी स्क्रीन पर राज कर रही हैं। आज़ादी भी उनकी एक फिल्म पहले रिलीज हो चुकी है, और मोर में भी थी गालिबन, बिल्कुल। और बहुत अच्छी खूबसूरत और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी एक्ट्रेस जिससे हमारे यहाँ काम नहीं लिया जा रहा। और वो फिल्म की, हम एक्ट्रेसेस की बात करते हैं ना नाज़रीन, के हमारे पास टीवी में ऐसे चेहरे नहीं हैं जिन्हें हम सिनेमैटिक कह सकें, फिल्म के बड़े पर्दे की हीरोइन या हीरो कह सकें। तो सोनिया हुसैन वो हीरोइन हमें मिल गई है जो कि बड़े पर्दे पर भी अच्छी लगती है, और वो ख़ास किस्म के किरदारों में तो बेहतरीन चॉइस हैं। उनसे बेहतर इस तरह के किरदारों में कोई आपको दूसरी एक्ट्रेस मिल ही नहीं सकती। तो सोनिया हुसैन भी इस फिल्म में बड़ी अच्छे कैरेक्टर में नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जावेद शेख साहब हैं, ऑल टाइम फेवरेट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो जब स्क्रीन पे आते हैं तो कोई भी ड्रामा, कोई भी थकी हुई फिल्म भी आपको फिल्म का, कम से कम फिल्म होने का एहसास दिलाती है। क्योंकि वो जावेद शेख के स्क्रीन पर आने का मतलब है कि वो फिल्म लगने लगती है। तो वो शेख साहब भी एक मजबूत किरदार में। इसके अलावा नैयर इजाज, शब्बीर जान, अदनान भट्ट इस फिल्म में शामिल हैं। जैसे कि
तलत शाह की आपने बात की, तलत शाह को हम काफ़ी अरसे से जानते हैं, काफ़ी स्ट्रगल की उन्होंने और काफ़ी नीचे से मेहनत करके ऊपर आए हैं। अभी बल्कि उनका एक ज़बरदस्त सीरियल भी संगीता मैडम का कंप्लीट है, जिसमें वो बुल्ले शाह का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ उनके लिए बेंचमार्क होगा वो सीरियल। लेकिन आपने जब बात की तो हमें अमूमन ये भी लगता है कि जब कोई बड़ा एक्टर अपनी जगह बनाने लगता है, कोई टैलेंटेड एक्टर अपनी जगह बनाने लगता है, तो हमने तो ये भी सुना है कि जो सीनियर एक्टर हैं वो उनका काम वाम भी कटवा देते हैं। और इस फिल्म के बारे में भी माजी में उमर भाई ऐसा हुआ करता बिल्कुल था। ऐसा। इतने बड़े एक्टर यानी मोहम्मद अली साहब के लिए बारे में बहुत कहा। सारे मशहूर है कि जी हाँ। वो भी जिस एक्टर काम की कटवा दिया करते जिस थे। एक्टर की जिस डायरेक्टर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी वो उसके साथ मिलके काम कटवाता था। बेग साहब के बारे में मैंने सुना है, नदीम बेग साहब ने भी बड़े बड़े एक्टर्स का काम कटवाया है। इजहार काजी और नदीम की एक फिल्म मुझे याद है, खजाना के बारे में कहा जाता है कि नदीम बेग साहब ने उसमें उनका काम कटवाया। ये जो इतलात हम तक पहुंची है। इसी तरह मोहम्मद अली साहब के बारे में कई मशहूर वाक़यात हैं कि उन्होंने, शाहिद साहब के बारे में कहा जाता है उन्होंने भी लोगों का काम कटवाया। लेकिन तलत शाह के बारे में भी अब मुझे रिसेंटली एक जगह से कहीं खबर मिली है कि शायद उनके भी कुछ अहम सीन जो है वो शान साहब ने कटवा दिए। नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। शान साहब बहुत बड़े आदमी है उमर भाई, शान लेकिन साहब ये- बहुत बड़े डायरेक्टर हाँ, हैं, बिल्कुल। लेकिन तलत शाह का काम वो काटेंगे नहीं। तलत शाह के जो मैंने सारे सीन देखे हैं, मुझे लगता है इंशाल्लाह वो मैं स्क्रीन पे देखूंगा। अच्छा, अदनान भट्ट जो इसमें भी थे, बुल्ला में भी, बुल्ला में भी। वो तो कहीं कहीं मुझे शान साहब से ऊपर नजर आए थे बुल्ला में, यानी हाँ, बुल्ला में बड़ा बिल्कुल ऐसा। बड़ा उनका। और इस फिल्म में भी वो मौजूद है और बहुत अच्छा एक्टर है वो भी। उससे पहले जरार में भी जरार उन्होंने में, जी अच्छा जी, उन्होंने उसमें भी काम थे। किया। तो अदनान भट्ट साहब भी हैं इस फिल्म में। और मुझे उमर भाई एक बात ये पूछनी है कि मुझसे ना जब सलमान भट्ट साहब से जिक्र हुआ था तो उन्होंने वैसे ही जिक्र हो रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से बेहतर हैं या कोई, तो मैंने उनको नदीम भाई का, मैंने कहा मांडवी वाला एंटरटेनमेंट है, अब IMGC है, ये लोग बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, HKC है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मेरी फिल्म इंशाल्लाह HKC के बैनर तले रिलीज होगी। और बुल्ला भी अभी आपने देखा ईद उल फित्र पे बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, तो HKC के बैनर से गई। और HKC की जो सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त पूरा जो पाकिस्तान के सिनेमा है ना वो उनकी मुट्ठी में है, ग्रिप में है। उसकी वजह यह है कि देखें पूरे साल उनकी फिल्में आती हैं। यानी आप तो सेंसर बोर्ड के मेंबर भी हैं, आप तो कितनी फिल्में सेंसर करते हैं। 80% फिल्में जो शाकिर भाई, 80% हमारा जो सिनेमा फिल्म का कोटा है, सिनेमास को जो फीड किया जाता है उसमें 80% कंट्रीब्यूशन HKC का होता है। HKC का बाकी 20% ये सारे 6-8 डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मिला के देते हैं सिनेमा को। 20%, 80% इस इदारे का है। और बुल्ला जो है HKC ने रिलीज की, और मैंने जैसे कि पहले कहा कि उस फिल्म भी कमजोर थी, बॉक्स ऑफिस भी उसका कमजोर था, लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अपनी जगह बना के रखी। कमजोर कलेक्शंस के बावजूद उसने, क्योंकि एक तरफ देखें आग लगे बस्ती में के शोज 100% फुल जा रहे थे, उसकी बुकिंग सुबह 4-6 बजे तक उसके शोज पूरे पाकिस्तान में, उसके टिकट नहीं मिल रहे, इसलिए 100 करोड़ की है ना, इसलिए 100 करोड़। और इसके मुकाबले में एक ऐसी फिल्म का लगना, क्योंकि सिनेमा के पास, जब आपके पास सिनेमा के पास शो लगाने की जगह ही ना हो, उसके पास सुबह 6-6 बजे तक के शोज की प्लेसमेंट ना हो, उसको 6 बजे शोज लगाने पड़े, और उसके बीच में 3-4 शोज एक ऐसी फिल्म के लगे हों जिसमें 30% 40% लोग बैठे हों, तो इसका मतलब है कि वो फिल्म अगर चल रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का कमाल है। और एक और कमाल था उमर भाई, HKC का तो कमाल था। और मैं मैं इस बात को कंप्लीट कर लूं कि सलमान भट्ट साहब ने कहा कि हमारी फिल्म HKC रिलीज करेगा, तो मैं बड़ा हैप्पी था। मैंने कहा आपको डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा मिल गया। और क्योंकि मांडवी वाला एंटरटेनमेंट है, आपको पता है द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी, तीफा जैसी बहुत सारी फिल्में उन्होंने रिलीज की, लेकिन HKC इसको रिलीज कर रहा है। लेकिन अचानक मुझे कहीं से पता चला है कि शायद डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज हो गया है। एवरेडी पिक्चर अब इस फिल्म को, अच्छा, एवरेडी आज ही की तो अल्लाह करेगा एवरेडी पिक्चर्स बहुत इसको अच्छी तरह से रिलीज करे। और बुल्ला का एक और बड़ा अच्छा सीन था जो ये भी है साइको में भी, कि जियो टेलीविजन इनके साथ था। यानी जियो पे बार बार मैं जब टेलीविजन खोलता था या मोबाइल पे मैं जियो न्यूज, अच्छा आमतौर पे जो न्यूज है वो ज्यादा न्यूज जो है वो देखी जाती है जियो की, तो जियो ने क्या प्रोजेक्शन की, और आप इवन फिल्म उतरने के बाद तक भी जियो उसका प्रमोशन चलती रही। और उसकी वजह से भी बुल्ला का बिजनेस जो बेहतर हुआ। आप देखें 4.5 करोड़ की फिल्म थी दीमक, 22 करोड़ पे गई, लेकिन उसके साथ नहीं छोड़ा
जियो ने। बिल्कुल। और आप देखें देखिए क्या है, मीडिया पार्टनर का यही होता है कि पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म है दीमक, जो कि चली है। उससे पहले भी कई 6-8 फिल्में हॉरर हमारे यहाँ लग चुकी हैं, उनका वो बिजनेस नहीं रहा, वो 1 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर सकी। तो दीमक की बुनियादी वजह ये कि एक तो बेहतर प्रोडक्ट, उसके बाद आपके साथ बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर और फिर बेहतर मीडिया पार्टनर जिसने आपको भरपूर कवरेज दी। तो उस वजह से वो फिल्म अपने बजट से 3 गुना उसने ज़्यादा कमा लिया। बहरहाल साइको को बड़ा अच्छा जियो अभी से उसकी प्रमोशन उसने शुरू कर दी है और वो जियो पे हमें उसकी प्रमोशन नज़र आ रही है, और यही एक प्लस पॉइंट है जो कि इस फिल्म को आगे ले जा सकता है। एक और प्लस पॉइंट इस फिल्म का है म्यूज़िक, जो कि हमें लव दी सॉन्ग में नज़र आया। हमें नहीं लगता कि ज़ॉम्बीज़ में हमें को म्यूज़िक का कोई फ़ील मिलेगा, क्योंकि एक आध गाने का तो एक टीज़र में एक ऐसा लगता है कि उनका एक रोमांटिक सॉन्ग है गालिबन, जहाँ पे कम से कम हमने महविश और फ़ात को रोमांटिक होते हुए देखा, और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होते हुए देखा, जो अब तक हमने पाकिस्तानी फ़िल्मों में नहीं देखा। लेकिन वो क्या गाना है, सिचुएशन है या क्या है, ये हमें फ़िल्म की रिलीज़ के बाद, क्योंकि इस तरह की फ़िल्मों में अमूमन गानों की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। लेकिन लव दी सॉन्ग तो प्रॉपर फरहान सईद खुद सिंगर हैं, तो वो फिल्म हमें एक म्यूज़िकल फिल्म लगेगी। साइको में भी बड़ा अच्छा म्यूज़िक, सिंगर्स के नाम हमारे सामने आए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एक गाना हमें सुनने को मिला है जो कि ऑफ़िशियली रिलीज़ किया गया है। कामरान अख्तर इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और गाने खुद शान ने लिखे हैं। कहानी भी शान की है, क्योंकि रियाज़ शाहिद के बेटे हैं, तो ये तो सलाहियतें उनके अंदर बिल्ट इन ही हैं। म्यूज़िक कामरान अख्तर का है, और जो सिंगर्स में हमें राहत फ़तेह अली ख़ान वगैरह का नाम नज़र आता है, और भी अच्छे सिंगर हैं। गाने कितने हैं ये हमें फिल्म की रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। सलमान रजा जो कि क्रिमिनल लॉस के स्पेशलिस्ट हैं और अपने करियर का कोई केस आज तक वो नहीं हारे, वो एक नामी गिरामी वकील हैं। देखिए तो सर, बात यह है कि एक तरफ सच है जिसको साबित करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, और एक तरफ झूठ है जिसको साबित करने के लिए आपको सिर्फ पैसा चाहिए। 2 करोड़ तो चाहिए, रिपोर्ट्स, एक्सरे सब कुछ मिल जाएगा सर। थैंक यू।